चलते हैं अब क्लास में। रा, राष्ट्रपति के काम को बताना है, फिर मंत्रिपरिषद के काम को बताएंगे। वैसे आप धीरे धीरे कंसेप्ट में चले गए हैं। मैं पहले 4-5 फटाफट आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा। और जैसे मैं राष्ट्रपति के बारे में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चन अगर लिखवाऊं, जैसे 4-5 अगर क्वेश्चन में लिखवाऊं कि राष्ट्रपति को लेकर के, तो जितने भी आप एस्पेक्ट को देखेंगे राष्ट्रपति के मोटिव से, वो अब तक के पढ़ाई लिखाई में आ गए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है कि काम नहीं बताएंगे तो क्वेश्चन आपसे उठेंगे नहीं। तो मैं थोड़ा काम बता करके फिर लास्ट में आज आपको 4-5 क्वेश्चन देंगे, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले राष्ट्रपति का की शक्तियां ऑब्लिक कार्य डाल लीजिए। शक्तियां भी वही कार्य है, तो शक्तियां संविधान के अनुपात में बात करें तो राष्ट्रपति की शक्तियां लिख लीजिए। और जब राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करते हैं तो जनरली देखो यार, अलग अलग किताब में बेटा ना शक्तियों का बड़ा डिवीजन कर दिया गया। कुछ लोगों ने बहुत डिवीजन कर दिया उसको। हम ज्यादा डिवीजन नहीं करने के पक्ष में हैं। उसका मैं साइकोलॉजिकल बेनिफिट ये देना चाहता हूं कि जब आप कोई चीज कम में होती है तो साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस बेटर होता है। तो मैं आपको 6 सेक्शंस में, 6 सेक्शन केवल 6 हेडिंग में राष्ट्रपति की पूरी शक्तियां बताऊंगा, और आप इसके इर्द गिर्द चले जाएंगे ना तो सब समझ भी जाएंगे। अब जैसे कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति है, या न्यायिक शक्तियां हैं, या आपात की शक्ति है, तो इस तरीके की चीज को, अब जैसे सैन्य है, कूटनीतिक है। अब सैन्य शक्ति और कूटनीतिक शक्ति इतना इतने से में मतलब 3-3 लाइन में बात समझ में आ जाएगी। लेकिन जहां से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि क्या क्षमादान की शक्ति अनियंत्रित शक्ति है? 44वां संविधान संशोधन का क्या रुख है कुछ मामलों में राष्ट्रपति को लेकर के? तो जहां पर क्वेश्चन आते हैं, ये तो सैद्धांतिक बातें हैं, ये तो संविधान में आप एक बार पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने विधायी शक्ति की बात कही, अब प्री की परीक्षा में आता है कि राष्ट्रपति जो है अगर ऑर्डिनेंस पास करता है तो किस तरह की शक्ति होती है, आर्टिकल 123 तो बहुत मामूली बात है, पढ़ के जान सकते हैं। लेकिन जब विधायी शक्तियों को आप एक क्वेश्चन का रूप देते हैं, जब कार्यकारी शक्तियों के क्वेश्चन का रूप देते हैं, न्यायिक शक्तियों को एक क्वेश्चन का रूप देते हैं, तब आपको समझना पड़ता है कि राष्ट्रपति के कृत्य जो है कितने व्यापक है। बाकी अगर छोटा छोटा बिंदु बना दिया ऐसे ये ऐसे ऐसे, तो मजा नहीं आता है उसमें। तो मैं राष्ट्रपति की शक्तियां एक हेडिंग बनाई है, और सबसे पहले 5-6 शक्तियां, आधा दर्जन शक्तियों को 1 2 3 4 करके लिख लीजिए। फिर इसके भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से आप प्रीलिम्स में भी देखेंगे, मेंस में भी देखेंगे, उन शक्तियों को आप जो है थोड़ा डेरिवेट कर देंगे, एनालाइज कर देंगे। एनालाइज करने के बाद आप पाएंगे कि जो उसका पूरा मोटिव है, पूरा एस्पेक्ट वो आपके पास आ गया। उसके बाद जब हम चलेंगे मंत्रिपरिषद में पढ़ाएंगे, तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे ही राष्ट्रपति काम करते हैं। और जब मंत्रिपरिषद को आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप कोरिलेट कर लेंगे। वैसे तो सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं और सारा काम मंत्रिपरिषद करता है, बस इतना समझ लीजिए, नाम उनका रहता है, काम मंत्रिपरिषद का रहता है। तो मंत्रिपरिषद की जो शक्ति है, मंत्रिपरिषद एक प्रकार से कह सकते हैं मंत्रिपरिषद की जो शक्ति है वो इस्तेमाल करता है और राष्ट्रपति के नाम से काम होता है। लेकिन आर्टिकल 53 में आप जाके देखेंगे सारी शक्तियों का संकेंद्रण किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। संकेंद्रित कहाँ है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अपने स्वयं से, अपने अधीनस्थों से, अधीनस्थ में हमने बताया था उच्चतम न्यायालय ने मंत्रिपरिषद यानी एक मंत्री की भी चर्चा अधीनस्थ के तौर पे किया यहाँ पर। तो आप जरा इसकी सबसे पहले लिखिएगा राष्ट्रपति की शक्तियां, और संविधान में लिख लीजिए, संविधान में प्रदत्त राष्ट्रपति की शक्तियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला लाइन ये क्लासिफिकेशन कैसा कर सकते हैं, इस प्रकार कर सकते हैं। नंबर 1 लिखिए, कार्यपालिका की शक्ति या कार्यकारी शक्ति लिख लीजिएगा, कार्यकारी शक्ति।
दूसरा लिख लीजिएगा सैनिक शक्ति, तीसरा लिख लीजिएगा कूटनीतिक शक्ति। बहुत थोड़ा-थोड़ा परिचय देंगे इनका, आप समझ जाएँगे। विधायी शक्ति, ठीक है? विधायी शक्ति के बाद आप लिखिए न्यायिक शक्ति और अंत में लिख लीजिए आपातकालीन शक्ति, ठीक है? आपको यहाँ से बात समझ में आना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स कि आप करने में और आम तौर पर देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है विस्तृत शक्तियों का संग्रह करता है, यानी कि सारी शक्तियां उसके अंदर हैं और मंत्रिपरिषद जो जिसको वो शपथ दिलाता है उसमें सारी शक्तियों को डाल दिया जाता है। जैसे शिक्षा मंत्री है या मानव संसाधन विकास मंत्री है तो उसमें चली जाएगी, रक्षा मंत्री में चलिए, जितने भी शक्तियां हैं उनको डाल दी जाती है। और भी है जैसे निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन की शक्ति ले लेता है, सीएजी है, ऑडिटिंग की शक्ति ले लेता है, यूपीएससी है, भर्ती की शक्ति ले लेता है। तो ऐसे सब एजेंसियों को और मतलब सब ये सब जितने भी आप सरकारी एजेंसी देख रहे हैं, ये सब राष्ट्रपति की शक्तियों का ही उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए देखें कि यूपीएससी की रिपोर्ट किसके पास आती है? यूपीएससी की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास। सीएजी कहाँ रिपोर्ट करता है? राष्ट्रपति को करता है। अंततः बिल दोनों सदन पास कर देते हैं तो किसके पास फाइनली लेके फाइल जाते हैं? राष्ट्रपति के पास। सब काम के लिए राष्ट्रपति के पास जाना होता है। राष्ट्रपति सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। बस अंतर यह है कि जैसे आपका आप कोई रिश्तेदारी में देखे होंगे कि एक व्यक्ति कई तरीके के रिश्तों में बंधा होता है। अगर उसका भांजा पुकार दिया तो मामा हो जाता है, उसका भतीजा पुकार दिया तो चाचा हो जाता है। तो बस ये है कि कौन पुकारा उसी तरीके के रोल में हो जाता, कार्यकारी रोल में चला गया, विधायी रोल में चला गया, कूटनीतिक रोल में चला गया, सैन्य रोल में चला गया, आपातकाल के रोल में चला गया, न्यायिक शक्तियों के मतलब जैसी शक्तियों का उपयोग करेगा उसका डिवीजन है, उसका क्लासिफिकेशन है, उसी तरीके से वो भूमिका में चला जाएगा। आप बात को समझ गए हैं। सबसे पहली हेडिंग बनाइए कार्यकारी शक्ति और संविधान लिख लीजिएगा संघ की कार्यपालिका शक्ति। जैसे हम लिखाते जा रहे हैं तो आप समझते जाइए, हले लिखाते समय पढ़ाते समय का बड़ा अच्छा हिसाब मैं मानता हूँ कि थोड़ा-थोड़ा पॉइंटेड करते जाइए, आपको लिखने में भी मजा आएगा और मुझे समझाने में भी। तो कार्यकारी शक्ति में लिखिएगा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसका वर्णन आर्टिकल 53 में है। पहला लाइन ये लिख लीजिए, है ना? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और इसका वर्णन आर्टिकल 53 में है। तो हमने जो अब देखिए अब एक-एक चीज को हम खत्म करते जाएंगे, थोड़ा सा बोर्ड पे भी कभी-कभी लिख देना चाहिए। जैसे हम पहला लिखेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना? जब हम इसको खत्म करते जाएंगे, क्या समझे आप? यार हम थोड़े दुखी हैं मार्कर को लेके, ये है। ठीक है, जैसे हम इसको करते जाएंगे तो अब हम पहला ले रहे हैं, छठवां भी ले लीजिए। अब हम यहाँ ले रहे हैं कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर बोलते हैं इसको, कार्यकारी शक्ति। अब हम इसको शुरू कर चुके हैं और बताया कि संघ की पूरी कार्यकारी शक्ति आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कराएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ शब्द की व्याख्या में क्या बताया? एक मंत्री भी इसमें शामिल होता है। तो अब आगे लिखिएगा भारतीय गणतंत्र का राष्ट्रपति प्रधान है। ऐसा शब्द लाया करिए, थोड़ा सा एग्जामिनर को अलग लगता है ना? ऐसे लिखोगे तो लिखिए भारतीय गणतंत्र का राष्ट्रपति प्रधान है। समस्त और लगाइए और समस्त कार्यपालिका कार्रवाई उसी के नाम से की जाती है। समस्त कार्यपालिका कार्रवाई उसी के नाम से की। अब यहाँ ये मत लिखिएगा कि उसी समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। और लगा दिए हैं तो वो जो राष्ट्रपति वाला संदर्भ है उसमें निहित हो जाता है, जुड़ जाता है। ये लिखने की कला होती है, निहित। ठीक है, इसका वर्णन भी अनुच्छेद 77 में मिलता है। लिख लीजिए, इसका वर्णन आर्टिकल 77 में मिलता है। दो आर्टिकल यहाँ पर आ गए, एक 53 आ गया, एक 77। एग्जामिनर को पहली लाइन जब आपने कार्यकारी शक्तियों का वर्णन करते समय दो लाइन के भीतर
आपने 3 बातें बता दी। एक बात बता दी कि सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, तो निहित है तो कहाँ चर्चा है, फट से बता दिया 53। फिर आपने बता दिया कि गणतंत्र का वो प्रधान है। जनरली लोग ऐसा लिखते नहीं हैं। और फिर बता दिया कि वह जो है वो उसका जो कार्यकारी जो एक प्रकार से नाम से जो काम होते हैं उसी के नाम से होते हैं। ये पूरी चर्चा आप 77 आर्टिकल में बता दिया। 2 आर्टिकल आ गए, 3 बातें आ गई, 2 लाइन आ गया, काम खत्म हो गया। आगे लिखें राष्ट्रपति द्वारा देश के सभी उच्चस्थ अधिकारियों की नियुक्ति होती, कार्यकारी में नियुक्ति करेगा पहले, नियुक्ति होती है। जैसे उदाहरण दे दीजिए, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जैसे ये सब कार्यकारी शक्ति, अभी डिवीजन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कार्यकारी शक्ति में जैसे प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री। ठीक, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ठीक है। अन्य राज्यों के राज्यपाल छोड़ दीजिए, वो लाइन बड़ी हो जाएगी, अन्य लिखने लगेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, अब कौन सज्जन हमको व्हाट्सएप कर दिए कि सर हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, हम अभी पढ़ लिए, अब पता नहीं क्या ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अब हमारे साथ तो हो भी जाता है कभी कभी, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। तो क्या लिखा आपने, राज्यों के राज्यपाल, ठीक। उसके बाद लिखिए महान्यायवादी, महान्यायवादी आर्टिकल 76 में नियुक्ति होती है, ठीक है ना। लिखिएगा कौन है, नहीं दिखा, चला गया, ठीक है। राज्यों महान्यायवादी लिखे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी, भारत बार बार हम नहीं लगा रहे हैं, भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये सब नहीं लगा रहे हैं। आगे लिखिएगा लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, ठीक है। अन्य प्रकार की और संस्थाएं, जैसे अन्य प्रकार की संस्थाएं, ठीक है ना। लिख लीजिए एससी एसटी के लिए विशेष अधिकारी, आयोग जैसे पिछड़ा आयोग, भाषा आयोग, पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, एससी एसटी आयोग के लिए विशेष अधिकारी, और इन्हें पदच्युत करने का भी अधिकार है, इन्हें हटाने का भी अधिकार है, ठीक है। इन्हें हटाने का भी अधिकार, लिख लीजिए राष्ट्रपति इन्हीं नियुक्ति के चलते, इन्हीं नियुक्ति के चलते कार्यपालिका शक्ति को निष्पादन हेतु, को निष्पादन हेतु तथा उसके वितरण के लिए की दृष्टि से, तथा उसके वितरण की दृष्टि से ये अधीनस्थ की श्रेणी में आते, ये अधीनस्थ की श्रेणी में आते, और इन्हीं के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता, और इन्हीं के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता। एक महिला जो है एक मैसेज भेज देती है, लिखा है अब कभी वापिस मत आना। अब ये क्यों नहीं आना, ये इनसे कौन पूछे। कोई ऐसे अनाप शनाप मैसेज आते रहते हैं, तो वो आके ठहर जाता है, उसको अगर आगे ना बढ़ाइए तो रुका रहता है उसमें, कभी वापस मत आना, गांव चले गए हो, आना मत,
ठीक है? तो ये हमने थोड़ा सा परिचय दिया कार्यकारी शक्ति का। बहुत तनाव ना मत लिया करो यार, टेंशन हो जाती है हमको। अब आता है सैन्य शक्ति, थोड़ा परिचय करा देते हैं। अब इसी तरीके से जितने हम अभी आगे कमीशन वगैरह पढ़ाएंगे ना, तो बताते जाएंगे राष्ट्रपति नियुक्ति इसमें डाल सकते हो, लेकिन इतना भी मत डाल दो कि नियुक्ति ये करता, वो करता, इसको करता। अब जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता, मैं चाहता था यहीं पे लिखवा दो संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता, है ना? अरे कहाँ हो गया, सिग्नल मिल गया, मतलब बात आप कह चुके। आगे लिखिए सैन्य शक्ति, थोड़ा सा 3 लाइन में समझ जाइए। ठीक है, राष्ट्रपति में सभी शक्तियां विद्यमान हैं। इसी के अंतर्गत रक्षा भी शामिल है। इसी के अंतर्गत रक्षा भी शामिल, सारे काम शामिल है। ऐसे में वह प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस कारण राष्ट्रपति युद्ध घोषित करने, राष्ट्रपति को युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त है। इस कारण राष्ट्रपति को युद्ध घोषित करने और शांति स्थापित करने की शक्ति भी प्राप्त है। मगर विराम के बाद भी लिख सकते हैं, इस शक्ति का प्रयोग, जाहिर सी बात है कि सारा शक्ति का प्रयोग संसद विधि द्वारा विनियमित करेगी, करती है। संसद विधि द्वारा विनियमित करती है। ठीक, और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर के यह अधीन है। मंत्रिपरिषद की सिफारिश के अधीन, यानी मंत्रिपरिषद कहेगी तभी ये होगा, वो तो आपको मालूम है। ठीक है, अब लिखिए कूटनीतिक शक्ति, छोटा सा लिख लीजिए, छोटा हेडिंग। अभी बड़ा हेडिंग का टाइम आ रहा है, छोटा हेडिंग। ठीक है, भारत के बाहर विभिन्न प्रकार के संवाद और संबंध अन्य देशों से पाए जाते हैं। लिखिए, भारत के बाहर विभिन्न प्रकार के संवाद और संबंध दूसरे देशों से देखे जा सकते हैं। लिखो, राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रधान है। राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रधान है और राष्ट्राध्यक्ष होने के कारण या नाते, राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते अन्य देशों के लिए, अन्य देशों के लिए राजदूतों, राजदूत वगैरह जो नियुक्त करते हैं, कूटनीतिक प्रतिनिधियों, डिप्लोमेट्स वगैरह जो होते हैं, कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, साथ ही विदेशी राजदूतों, जो विदेश के राजदूत और अन्य का, अन्य रिप्रेजेंटेटिव्स का, अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत करता है, उनको नियुक्त करता है। जो दूसरे आते हैं उनका वेलकम करता है। विदेशों से होने वाली संधियां, ट्रीटी और अंतर्राष्ट्रीय समझौते, इंटरनेशनल जो समझौते होते हैं, एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, फिर लगा लीजिए, मगर कुछ संधियां या समझौते संसद के अनुसमर्थन के उपरांत ही होते हैं। कुछ संधियां वगैरह या समझौते संसद के समर्थन से ही होते हैं। करेगा मंत्रिपरिषद, लेकिन समर्थन लेना पड़ता। ये 3 बातें हमने बता दिया। एक प्रकार से आपको कार्यपालिका बता दिया,
फिर हमने सैन्य शक्ति बता दिया, और अब बता दिया मैंने कूटनीतिक। कूटनीतिक शक्ति, ये तीनों खत्म हो गए। अब आता है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में थोड़ा इसको बारीकी से समझ जाएंगे तो पूरी प्रारंभिक परीक्षा के सवाल इसी में छुपे हैं, मुख्य परीक्षा तो लिखेंगे। ठीक है, आपने पहले दिन पता नहीं बताया ही होगा कि राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अंग है। लोकसभा, राज्यसभा, बीच में राष्ट्रपति। बिना लोकसभा के, बिना राज्यसभा के, मतलब बिना राष्ट्रपति के लोकसभा और राज्यसभा जो भी विधेयक पारित करते हैं वो अधिनियम का रूप नहीं ले सकता। ठीक है ना, क्या समझे? और कुछ कुछ बच्चा विधेयक, जैसे धन विधेयक, तो पहले ही पूछ के रखा जाए, जैसे स्पीकर उसको डिसाइड करते हैं। बट जो सिचुएशनल कुछ चीजें हैं, जैसे कई चीजों में ऐसा मिलेगा कि जैसे राष्ट्रपति का, हालांकि सब मंत्रिपरिषद ही है, आप ऐसा समझ के चलिए, बट कई चीजों को आप उस भांति देखेंगे तो लगेगा कि राष्ट्रपति को हम ऐसे बोल देते हैं रबर स्टाम्प और फलाना ढिमका, लेकिन इनके पास तो अकुश शक्तियां हैं। लेकिन वो अकुश शक्तियां नाम मात्र की हैं, वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद है। जरा विधायी शक्ति में आइए, लिखिए राष्ट्रपति संसद का अंग है। लिखिए राष्ट्रपति संसद का अंग है। ठीक है, और उसके भीतर शक्तियों की जमावट, और उसके भीतर शक्तियों की जमावट है, परंतु व्यवहार में इनका उपयोग मंत्रिपरिषद करती है। 1.5 लाइन में क्लियर, व्यवहार में मंत्रिपरिषद करती है और उसी के परामर्श से राष्ट्रपति काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं लिखिए। सत्र को आहूत करना, सत्र आहूत मतलब बुलाना, कॉल, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीत सत्र, विशेष सत्र, उसको आहूत करना। सत्रावसान करना, सेशन को खत्म करना, एंड करना सत्र। लोकसभा का विघटन करना, कर सकता है, तो जरूरत पड़े तो कर सकता है। आर्टिकल 85 एक कहता है, आर्टिकल 85(1) कहता है कि सत्र के बीच में समय 6 माह से अधिक अंतर का नहीं होना चाहिए। सत्र के बीच में समय 6 माह से अधिक अंतर ना ले, यानी आपको 6 माह के अंतर तक में एक सत्र दूसरा बुला लेना है। प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में, जब भी सत्र प्रारंभ होता है, राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करते हैं संयुक्त रूप से। अंग है ना, यहां पर सब पता चलेगा कि राष्ट्रपति हर जगह इन्वॉल्व है, को संबोधित करता है। ठीक है, और इस संबोधन में सरकार की नीतियां, भावी नीतियां का विवरण होता है। एक प्रकार से मंत्रिपरिषद का ही भाषण होता है, का विवरण होता है। इसकी जानकारी संविधान में 87(1) में है। देखिए कहां का संविधान यहां जोड़ते जा रहे हैं, काम खत्म होता जा रहा है। 87(1) में काम खत्म, वहां जाएंगे आपको पता चले। लिखें, राष्ट्रपति का यह अभिभाषण व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि इसे मंत्रिमंडल ने तैयार किया होता है।
ठीक है। आर्टिकल 86 में स्पष्ट है कि संसद के किसी सदन को राष्ट्रपति संदेश भेज सकता है, राष्ट्रपति संदेश भेज सकता है। 86 भी खत्म, 87 भी खत्म, 85 भी खत्म। पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के कार्य खत्म हो रहे हैं सब वहां। लाइन बदल दीजिए। जब दोनों सदन विधेयक पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति के उपरांत ही वह अधिनियम बनता है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत ही वह अधिनियम बनता है। लिखें, धन विधेयक को छोड़कर किसी अन्य को अपने सुझाव के साथ पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। धन विधेयक क्यों नहीं लौटाता? क्योंकि उसी से पूछ के तो रखा है आपने, तो क्या पुनर्विचार करेंगे आप? उसी से पूछे थे पहले। ठीक है, अगर दूसरी बार आता है तो वह अनुमति देने के लिए बाध्य है। सिंपल, छोटा, सिंपल, टिकाऊ, ये विधायी कार्य है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 111 में देख सकते हैं। यदि किसी साधारण विधेयक, जनरल जो बिल है, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति हो गई हो, ठीक है, जो कभी कभी देखे होंगे बेटा कि राज्यसभा में बहुमत नहीं होता सरकार, जैसे मोदी जी का राज्यसभा बहुमत अभी भी, तो होता ही है कि लोकसभा में जब पारित हो जाता है तो राज्यसभा में अटक जाता है। साधारण विधेयक का मतलब है कि उपस्थित लोगों के आधे से अधिक मत देने पर वो बिल पारित हो जाता है। सदन में जो उपस्थित लोग हैं उनके वोटिंग से, वोट देने वालों के आधे से अधिक। कई रहते हैं बिल वोट के टाइम में निकल के चले जाते हैं, जो बचे हैं उनमें से, जो वोट दे रहे हैं उनमें से आधे वालों में से हो जाता है। तो कभी कभी राज्यसभा में ये टोटा रहता है कि चूंकि राज्यसभा राज्यों से आते हैं तो जिसकी सरकार राज्यों में होती है, जैसे अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह कांग्रेस से और 2 बीजेपी से आए, है ना। कांग्रेस का वहां सीट थोड़ा कम है, बीजेपी का ज्यादा हो गया तो वहां 2 हो गए उसके। ये तो डिपेंड्स कि विधायक आपके कितने हैं, उसी तरीके से ये हो पाता है। तो अब आता है कि अगर माना गड़बड़ी हो गई, असहमति हो गई, तो होता ही है कि साधारण विधेयक में, जैसे मुझे बोला कि साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है, और वो साधारण बहुमत जो मतदान देने वाले लोग से आधे से अधिक हो जाए। तो जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि लोकसभा में सपोज 543 लोग हैं, 543, तो ये लोग 272 मान लो सभी वोट देते हैं, अब कौन हार जाएगा कौन नहीं छोड़ देते। 272 लोग अगर किसी को वोट दे दिए तो साधारण बिल पास हो गया, ठीक। और राज्यसभा में मानो 233 लोग, है ना, और इसमें से आधा लोग, या चलो 250 ही ले लो यार, छोड़ो जाए, पूरा का पूरा ले लो, 250 लोग, या फिर इसको भी 552 करना पड़ेगा, मान लो 250 है पूरे सब, है ना। मैं मनोनीत वगैरह सब जितने हैं जोड़ ओड़ कर पूरे जो 250 सदस्य होते हैं, 233 छोड़ो, माना हम अपसेंट कर रहे थे कुछ लोगों को, चलो यहां ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ 500 यहाँ 200 वोट दिए, मोटा मोटा ले लो, यहां पर 500 वाले में 251 वोट वाला बहुमत हो गया, बिल का बहुमत हो गया,
यहां 200 में 101 वाले का बहुमत हो गया। ठीक है ना, बहुमत हो गया। लेकिन संयुक्त में हम अगर पूरी सीट लेते हैं, क्योंकि आएंगे तो सब ना, सब बुला रहे हैं, ठीक, 543 प्लस राज्यसभा की, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा की सीट। अब क्या होता था, साधारण में लोकसभा में अलग से पारित होता है और किसी भी बिल में राज्यसभा में अलग से। अब राष्ट्रपति 108 आर्टिकल के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, आर्टिकल 108 में लिखा। उस संयुक्त अधिवेशन में क्या होगा कि इनके वोट अलग अलग नहीं होंगे, क्लब कर दिए जाएंगे। ठीक, इनके वोट क्लब करने पर अब जो वोटिंग होगी वो अलग अलग से नहीं होगी। माना एनडीए का 350 सीट है सपोज, हालांकि 52 है, 350 सीट है, तो 350 एनडीए के लोग अगर वोट दे दिए और माना 750 कितना करेंगे आप, 550 कर लीजिए, 250 ही कर लीजिए, तो ये 100 हो गया, 500 मान लें 800 ऐसे समझ लीजिए मोटा मोटा। अब इसमें से 400 लोगों की माना जरूरत है, तो एनडीए को सिर्फ 50 लोग और चाहिए बस, और वो 50 राज्यसभा में तो उनके लोग होंगे ही, तो यहां 50 क्यों, 100 हो जाएंगे, तो इनके वोट हो जाएंगे 450। इसकी तुलना में तो आधा से ज्यादा बहुत हो गया, तो ये बिल पारित करा दिया जाता है। अलग अलग पारित करेंगे तो बहुमत नहीं है, संयुक्त अधिवेशन से पारित करा लिया जाता है, सुविधा हो जाती है उसमें। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं और यह उनका विधायी कार्य है। तो लिख लीजिएगा, असहमति होने की स्थिति में संयुक्त बैठक बुला सकता है, आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है। एक काम ये होगी, आगे लिखिएगा, लाइन बदल दीजिए, अभी काम चलेगा। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान के क्षेत्रों, यानी अनुच्छेद 3 की मैं बात कर रहा हूं। नए राज्यों का निर्माण, राज्य के क्षेत्र, जो वर्तमान राज्य है उसके क्षेत्रों, सीमाओं और नामों को बदलने के लिए, है ना, नए राज्यों, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में नहीं ला सकते। ये आर्टिकल 3 में पढ़ाए हो, नहीं पेश कर सकते। तो आर्टिकल 3 भी विधायी कार्य है। ठीक है, आगे लिखें, व्यापार वाणिज्य, मैं ऐसा लिखा इसलिए दे रहा हूं, कुछ भूल जाएंगे तो कुछ याद रहेगा। व्यापार वाणिज्य और स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने वाला राज्य का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता। इसको हम आर्टिकल 304 की बात कर रहे हैं। चले गए बहुत आखिर तक, चले जा रहे हैं ना, हर जगह तो मिलेंगे वो। अगर कोई राज्य जो है व्यापार को लेकर, वाणिज्य को लेकर के स्वतंत्रता पर कोई निर्बंधन लगाने जा रहा है, तो राष्ट्रपति से बिना पूछे उस बिल को विधानमंडल में पेश नहीं करेगा। यह आर्टिकल 304 में लिखा गया है। तो एक ये भी विधायी कार्य है जो कि राज्य विधानमंडल से जुड़ा हुआ है, लेकिन जुड़ गया कहां पे। आगे लिखें, आर्टिकल, राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में नियुक्त करता है। साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा, ये 4 क्षेत्र से होते हैं। यही गवर्नर अगर करता है तो एक सेवा सामुदायिक जुड़ जाता है। साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र। ठीक है, आगे लिखिए। अब देखिए,
संसद 79 में हमेशा आर्टिकल से कनेक्ट किया करो बच्चा, पढ़ोगे आर्टिकल से कनेक्ट करोगे तो रिश्ते भूलते नहीं है। 79 में संसद है और 80 में क्या है, राज्यसभा है, और 81 में लोकसभा है। तो जब भी वो नियुक्त होंगे, जब राज्यसभा बनेगी तो 80 की बात होगी, और जब लोकसभा में बात होगी तो 81 में बात होगी। और 80 का जो 3 क्लॉज है, जो खंड है, उसमें यह बात है कि आप जो है साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र के 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। तो ये उल्लेख कहां मिलेगा, 83 में मिलेगा। 81 में फॉर्मेशन लोकसभा का है, लेकिन एंग्लो इंडियन आएंगे कहां, उसकी चर्चा मिलेगी आप 331 से। इसलिए 81 और 331 जोड़ के पढ़ते हैं। तो लिखिए आगे, राष्ट्रपति लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। ऐसा उनके प्रतिनिधित्व के अभाव में होता है। इसका उल्लेख 331 में, और 331 81 को जोड़ दीजिए, जोड़ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, लाइन बदल दीजिए। ये 2 पैरा में बहुत कहानी समझ गए। आगे थोड़ा सा विधायी कार्यों में और भी कुछ काम है। जैसे संसद में प्रत्येक फरवरी माह में, फरवरी की पहली तारीख को, पहले अंतिम होता तो पहली लिख लीजिए, पहली तारीख को जो पहले अंतिम दिवस था, वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाना, ब्रैकेट में लिख लिया बजट। वार्षिक वित्त, संविधान में हमारे जो है वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही चीज अमेरिका के पार्लियामेंट में जो बजट रखा जाए, बजट तो बजट ही होता ही है, BUD, वो बजट नहीं है, बुगेट, बुगेट। तो हाँ, बुगेट ही है, बुगेट से बजट बना है। वॉलपॉल, वॉलपॉल जो है 1733 में पहली बार जब चमड़े का थैला खोला ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वॉलपॉल एक वित्त मंत्री का नाम बता रहे हैं, तो उन्होंने बजट पेश करने के लिए चमड़े का थैला खोला और उसमें से कागज निकाला, वो जो बजट था, आय व्यय का जो विवरण था, उसको निकाला। तो पार्लियामेंट के लोगों ने मजाक में बोला कि पॉल साहब का बजट खुल गया। बजट क्या खुल गया, मतलब चमड़े का थैला खुल गया। तो बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। अगर कभी प्री एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट, तो टिक कर दीजिएगा चमड़े का थैला, है ना। अब कोई कल्पना कर सकता है कि बजट का चमड़े का थैला हो, इसकी एक स्टोरी है, समझ गए कि। तो उसका BUDGET, बजट, बजट पढ़ते हैं। और हम लोगों को अगर इंडियन कल्चर में लिखना हो तो हम लोग लिख देंगे BAJAT, बजट, है ना। वो तो टंग्स, इसीलिए लैंग्वेज जो है डिपेंड्स ऑन किस पे, टंग्स पे है। अंग्रेज जैसा बोलता था वैसा स्पेलिंग लिखता था, हम लोग तो ऐसा बोलते नहीं है ना। जैसे हम लोग मेरठ बोलते हैं, मेरठ, मेरठ की स्पेलिंग देखा है आपने। तो टंग्स पर जो हमारा बोलने का होता है उसी के ढंग से तो होता है। जैसे हम शहर बोलते हैं, शहर, श, 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 श होता है, एक सा होता है, शहर, शहर बोलिए, शहर बोलिए। शलगम, है ना, सीटी, सीटी, सीटी में सा आता है, और शहर में श, ये तलफ्फुज नीचे जाता, चपकता है। तो जैसा हमारा बोलने का अंदाज होता वही हमारा वर्णमाला हो जाता है। तो अंग्रेज के टंग्स अलग था ना, बोलने का ढंग अलग था, तो वो उसी ढंग की स्पेलिंग लिखे। बाद में हम लोग जब पढ़े तो हम लोग तो सीधे ठेठ में पढ़ रहे हैं, मेरठ थोड़ी बोल रहा होगा, मेरठ। जैसे कॉफी, कॉफी, हाँ, हॉफन, हॉफन योर बैग, हॉफन। अब वो हॉफन हॉफन करता है। आप चले जाइए चाइना में या इधर हांगकांग साइड में चले जाइए तो उसके टंग्स अंग्रेजी के अलग मिलेंगे। अंग्रेजी वही है, हम अपने ढंग से बोलते हैं, चाइनीज अपने ढंग से बोलता है। हांगकांग में मैं गया हूं तो वहां मैं देखा हूं एयरपोर्ट पे, तो वो लोग अपने ढंग से बोलेगा। यही आप कहीं और चले जाइए, जैसे दुबई उबई चले जाइए, मिडिल ईस्ट पे, और फिर यूरोपियन कंट्री में चले जाइए, मैं तो नहीं गया हूं, लेकिन
वैसी जगहों पे जाके देखिए तो उनके, और आप उसमें चले, जैसे सुनिए प्राइम मिनिस्टर बोलता है या ट्रम्प बोलता है, सुनिए ना उसमें। बास्टर इंग्लिश इसीलिए देखे होंगे कि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को जानते हैं, अमेरिकन इंग्लिश नहीं जानते। अमेरिकन इंग्लिश डिफरेंट है। और कमाल की बात है कि लंदन और पेरिस की जो दूरी है, वो 2 घंटे की दूरी है ट्रेन से। दूरी ठीक ठाक है, बट ट्रेनें वहां ठीक चलती हैं। पेरिस का मतलब फ्रांस की बात कर रहे हैं। फ्रांस में अंग्रेजी नहीं है, फ्रेंच। अंग्रेजी के लिए, अंग्रेज चूंकि हमारे देश में थे इसलिए अंग्रेजी, फ्रांसीसी भी आए थे, अगर वो रह गए होते उनके बजाय तो हम लोग फ्रेंच में बात कर रहे होते। तो ये तो डिपेंड है कि हमारी कैसी आदत पड़ गई। इसीलिए देखो कि इंडियंस जब भी, इंडियन जो इंग्लिश बोलता है वो कभी कभी अंग्रेजों से भी शुद्ध अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि ग्रामेटिकल बहुत सही बोलता है। जिसको अंग्रेजी आती है वो ग्रामेटिकली बड़ा सही होते हैं, और जिनको नहीं आती है तो चला ही रहे। तो जैसे कर्फ्यू, कर्फ्यू कर्फ्यू कभी कर्फ्यू नहीं बोलेगा वो, कर्फ्यू, वो साइलेंट कर देते हैं वर्ड को। जैसे बजट है ना, तो डी साइलेंट है इसमें, देखिए कहाँ निकलता है वो। अभी हम लोग व्हाट इज योर नेम, हम लोग पूछते हैं ना व्हाट इज योर नेम, वो कहेगा व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, ई वो सब खा गया वो, इतनी जल्दबाजी है। तो ये सब टंग्स ओरिएंटेड चीजें रही हैं। इसीलिए भाषा जो है हमारे यहाँ, संस्कृत में देखिए, संस्कृत का जो टंग्स हो बड़ी क्लियरिटी के साथ बोलना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है संस्कृत इसीलिए बोलना। हम ही लोग संस्कृत अभी देखिए, बोलना हो छंद, कोई दोहा या कोई भी संस्कृत में कोई पाठ कविता करना नहीं बोल पाए, आदत नहीं है वैसे। लेकिन जो ब्राह्मण पूजा वूजा सुनाते देखिए संस्कृत में कैसे धारा प्रवाह बोलते हैं, लगता है संस्कृत के लिए ही बने हैं, समझे ना। तो फिलहाल मैं आता हूँ बजट पे, जो मैं कहानी बताया वो छोड़ दीजिए अभी यहाँ पे। हाँ, अमेरिका में इसको आय व्यय का विवरण कहते हैं, भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, और अमेरिका में आय व्यय का विवरण कहते हैं, यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बोलेंगे। हमारे यहाँ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया। तो लिखिए के समक्ष बजट पेश करता है, संसद के समक्ष हर साल एक वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाता। आर्टिकल 112 में इसकी जानकारी मिलेगी, और पूरा 112 से 117 के बीच बजट की बात कही गई। आगे लिखिए, ऑडिटर जनरल, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा, यूपीएससी, एससी एसटी, भाषा अल्पसंख्यक, भाषा व अल्पसंख्यक आदि की रिपोर्ट, आज से जुड़ी रिपोर्ट को भी संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है, के समक्ष प्रस्तुत। जिनको नियुक्त किया है उनकी रिपोर्ट जब आती है तो वो संसद ही भेजता है, ठीक है ना। जब बजट पढ़ाएंगे तो बजट में क्या करेगा, पहले बजट रखवाता है, किसके माध्यम, वित्त मंत्री रखेगा, फिर पार्लियामेंट उसको पास करेगा, बहुत सारा काम होता है, फिर पास करते हैं, पास करेगा, पास करने के बाद सरकार उसको खर्च करेगी। कर जहां लगाने की बात कही कर लेगी, जहां खर्च करना मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में चलिए। फाइनेंशियल बिल पास होते ही क्या हो जाता है, फाइनेंशियल बिल पास होने से कर लगाने का उसको अधिकार मिल जाता है, और एप्रोप्रिएशन बिल पास करने से उसको कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने का राइट मिल जाता है काम करने के। ये सब पार्लियामेंट करती है। कर करा करके जब सब खर्चा होता है तो सीएजी जो है उसको ऑडिट करता है। सीएजी जब ऑडिट करता है, वैसे इसका जो विभाग का प्रभारी होता है, सचिव जो होता है, वो प्रभारी व्यय अधिकारी बन जाता है। व्यय अधिकारी के तौर पे वो लिखता है उसको, कहा मेरे विभाग में क्या खर्च हो रहा, उसको बाद में सीएजी ऑडिट करता है। ऑडिट करने के बाद सीएजी को किसने अपॉइंट किया, रास्ते में बताए होंगे, राष्ट्रपति ने। तो रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति ने। बजट किसने रखवाया था, राष्ट्रपति ने। तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट दिया कि जो बजट आपने रखवाया था उसका ऑडिटिंग रिपोर्ट ये है। तो पास किसने किया था बजट, संसद ने। तो राष्ट्रपति वो बजट का जो रिपोर्ट आया होगा सीएजी को संसद के पास भेज देगा कि भैया ये लो, तुम जो पास किए थे इसकी ये रिपोर्ट आई है, बाकी तुम जानो। इसी तरह यूपीएससी का होता है। यूपीएससी क्या है, आप देखें प्रधानमंत्री के अधीन में कार्मिक विभाग होता है। जितेंद्र प्रसाद को कभी कभी देखे होंगे, वो कुछ मंत्री उसमें बनाए रहते हैं, वही आके फंड में बात करते हैं। पहले तो थे वो पहले वाले कार्यकाल। तो यूपीएससी जो क्या करता है, यूपीएससी को कार्मिक विभाग कहता है इतना आदमी भर्ती करके हमको दो,
और कार्मिक विभाग को सारे विभाग कहे होते हैं हमको 3 आईएएस चाहिए, गृह मंत्री कहेगा, गृह मंत्रालय कहेगा कि गृह विभाग के हमको इतना चाहिए, फलाना इतना चाहिए, ऐसे इकट्ठा कर लेता है सबका, फिर 800 वैकेंसी होती है, दे देता है यूपीएससी को। यूपीएससी क्या करेगा? यूपीएससी प्री कराएगा, मेन कराएगा, इंटरव्यू कराएगा, भर्ती कर लेगा। तो भर्ती करने के बाद किसने नियुक्त किया था यूपीएससी को? यूपीएससी के चेयरमैन वगैरह को राष्ट्रपति। वो भर्ती करने के बाद वो लिस्ट दे देगा राष्ट्रपति को कि लो साहब आपने जो 800 वैकेंसी में कहा था वो हम कर दिए। राष्ट्रपति जो है ना वो भेज देंगे उसको। क्या समझे कि ये रिपोर्ट्स आ गई, जो संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, और वो भर्ती किसके परमिशन से कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तो सारा परमिशन तो पार्लियामेंटियन ही है ना, तो वो चली जाती है उनके पास। उसके बाद आप नियुक्ति दीजिए। ये एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, इसलिए जो मंत्रिपरिषद है एग्जीक्यूटर है। लेकिन जितने भी प्लानर हैं, 1 रुपया भी अगर आपको खर्च करना है तो पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ता है, और 1 रुपया कर लगाना है तब भी पार्लियामेंट से आपको परमिशन लेना पड़ता है। यानी पार्लियामेंट के बगैर पत्ता नहीं हिलता है, और पार्लियामेंट की विधियों पर ही तो एग्जीक्यूटिव लोग काम करते हैं, सरकारी काम करते हैं। चूंकि मैं जैसे पहले भी कई बार बताया हूं कि विधायी और कार्यकारी कार्य अलग नहीं है, इसलिए जो सरकार होती है वो खुद में एक बड़ी विधायिका होती है, तभी तो सरकार बनी। 303 बीजेपी की सीट है, 272 पे बहुमत होता है, तो बीजेपी के सारे लोग ही विधायिका हैं। बीजेपी के विधायिका के बाहर उसको जो कुछ लोगों को निकाल के सरकार बना लिया, तो सरकार क्यों पूछेगी? सरकार काम कर दी, मालूम हमारे लोग हैं, सब में थपथपा देंगे। आगे लिखिएगा, ये तो हो गया इसके आगे। बंद कर देते हैं, इसका मुंह बंद कर देते हैं। राष्ट्रपति की विधायी कार्य लिखे, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति बहुत ही विस्तृत है। लिखे, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति बहुत ही विस्तृत है। ठीक है। संसद के अंग होने के नाते राष्ट्रपति, संसद के अंग होने के नाते राष्ट्रपति, हाँ, विविध प्रकार के है ना, विविध प्रकार के विधायी कार्य में लिप्त देखे जा सकते हैं। एक विधायी कार्य आर्टिकल 123 में है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। और यह अध्यादेश का काम कर, अध्यादेश की शक्ति एक हेडिंग बना लीजिए, और इसको थोड़ा सा आप एक टिप्पणी के फॉर्म में या कहा जाए चर्चा के फॉर्म में जरूर लिख लीजिए। छोटे से काम नहीं चलेगा, 200-250 शब्दों में लिख लीजिए, कभी आएगा तो इसी के अंदर अपना भी गुलाटी उलाटी मार्क बना लीजिएगा उत्तर। ठीक है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। और यह उस स्थिति में संभव है, और यह उस स्थिति में संभव है जब संसद के दोनों सत्र, जब संसद सत्र में ना हो, बस जब संसद सत्र में ना हो। एग्जामिनर को आप आर्टिकल भी बता दिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति भी बता दिए, क्यों होता है ये भी बता दिए, 1-1.5 लाइन में बात खत्म कर दो। लड़के क्या लिखते हैं मालूम है एग्जाम में? क्या लिखते हैं? मैं तो कॉपियां चेक करता हूं ना, तो बताते हैं, तो एग्जाम की नहीं चेक कर, जो असाइनमेंट आपका लिखेंगे, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में से एक शक्ति अध्यादेश जारी करना भी है। विधायी शक्ति की इस अध्यादेश की जानकारी संविधान के अनुच्छेद 123 में मिलता है। अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र में ना हो। इतना लंबा लिखेंगे तब वही बात कहेंगे, अभी जो लिखे हैं वही बात हो गई। तो बात जो है थोड़ा कम शब्दों में कहने की कला सीखना चाहिए, क्योंकि वहां इतना गुंजाइश है नहीं। आगे लिखे, उक्त संदर्भ तभी लागू होते हैं, इसका मतलब नहीं कि संसद सत्र में नहीं है तो लगे अध्यादेश पर अध्यादेश ठोकने। उक्त संदर्भ तभी लागू होते हैं जब ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जिसमें कार्रवाई तुरंत करना आवश्यक।
तुरंत करना आवश्यक। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, ज्यादातर अध्यादेश के बारे में ये राय है, अगर इसके सरकारों का एक हथियार है ये एक प्रकार से, राष्ट्रपति तो करते हैं बट करती तो मंत्रिपरिषद है, ये सरकारों के हाथ में हथियार है। जब कोई बिल पास नहीं होता है तो क्या करेंगे, वो फट से अध्यादेश में चले जाएंगे। आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, 2015 के मानसून सत्र का, शीत सत्र का, अगर मुझे तारीख ठीक से याद है तो 2015 का शीत सत्र 23 दिसंबर को समाप्त हुआ था। और इसलिए मैं इस सत्र को बारीकी से मेरे दिमाग में है, क्योंकि इसी वर्ष 2015 के में पेरिस में जलवायु समझौते को लेकर के बैठक हुई, और इसी वर्ष समझौते के 14 दिन पहले शार्ली एब्दो, जो पेरिस का कार्यालय है पत्रिका का, वहां पर अटैक हुआ था आतंकवादियों का। तब ये चर्चा जोरों पे थी कि जो पेरिस जलवायु सम्मेलन है इसको स्थगित किया जाए। तो दुनिया के लोगों ने बड़ा हिम्मत दिखाया कि नहीं, आतंक के आगे झुकना नहीं है, जो निर्धारण है वही होगा। और वो 14 दिन के बाद जो होना था वहां, यानी कि 14 नवंबर को शायद या 15 नवंबर में ये हमला हुआ था, और 29 नवंबर शायद, ये डेट इतना बेटा याद नहीं रहता, अगर मतलब मेरा अंदाजा ये डेट है, अंतिम लगभग पहुंच रहा था नवंबर, वहां पर पेरिस की जलवायु की बैठक होनी थी 2015 में। और 26 नवंबर को आप जानते हैं हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, और सत्र हमारा चालू हुआ और 23 दिसंबर तक ये सत्र गया। और आपको इसी से जुड़ी कड़ी मैं इसलिए भी बोल रहा हूं, सत्र के बीच में आपने देखे होंगे कि नवाज शरीफ उस समय प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, और नवाज शरीफ से हमारी बात काफी बिगड़ गई थी उस दौरान। थोड़ा मतलब उसके बाद पठानकोट आएगा, क्योंकि एक तारीख को जस्ट उसके बाद पठानकोट आएगा, तब बात बिगड़। तो जो हमारे विदेश मंत्री थे उस समय की, क्या नाम था, सुषमा स्वराज जी, वो सत्र के बीच में ही इस्लामाबाद गई थी। और इतना ही नहीं, सत्र समाप्त होने के 25 दिसंबर यानी 2 दिन बाद मोदी साहब देखे होंगे कि रसिया से लौटते समय वो मिलने चले गए उससे, नवाज शरीफ से, घर में शादी थी लाहौर, और 1 हफ्ते के बाद पठानकोट हुआ था। तो वहां से बिगड़ गया कि मोदी जी बहुत ट्राई किए थे कि अच्छे संबंधों पर बन नहीं पाई बात। अध्यादेश जो था 23 दिसंबर के होने के बाद 26 दिसंबर को अध्यादेश आ गया, भू अधिग्रहण अध्यादेश। मैं यहां जो बताना चाह रहा था कि शीत सत्र की समाप्ति के जस्ट बाद भू अधिग्रहण अध्यादेश आया, जबकि महीने भर सत्र चला, उसमें पारित नहीं करा पाए, क्योंकि राज्यसभा नहीं पारित कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भू अधिग्रहण बिल को पारित किया जाए। तो उसमें मोदी सरकार ने क्या किया, उसको सहारा लिया अध्यादेश। तो मैं यहां ये कह रहा हूं कि जब इस तरीके से पॉलिटिकल इश्यूज बन जाते हैं किसी भी प्रकरण में, और सरकार को लगता है कि ये ऐसा नहीं होगा, तो उस पर अध्यादेश जारी करती है। लेकिन इसको भी आप अच्छी तरह जान लीजिए कि इसकी अवधि जो है, अगले सत्र अगर जैसे जैसे बजट सत्र आ गए, तो अगर आप नहीं पारित कराएंगे तो खत्म भी हो जाएगा। वैसे आगे रह सकता है, लेकिन हमारे यहाँ सत्र 3 कम से कम होते ही है, तो इतनी एज नहीं हो पाती है। तो इसकी जो स्थिति बनती है, जैसे बजट सत्र आया, बजट सत्र में इन्होंने पारित नहीं करा पाए, तो अध्यादेश खत्म हो गया, वो कायम फिर आप ला सकते हैं। तो इन्होंने बजट सत्र के बाद फिर अध्यादेश ला दिए। इतना ही नहीं बच्चा, फिर मानसून सत्र आया, फिर मानसून सत्र में नहीं पारित हुआ, फिर लेके आए अध्यादेश। 3 बार ये अध्यादेश लाए भू अधिग्रहण अध्यादेश, फिर बाद में पिंड छूटा, आज तक वो कानून नहीं बना भू अधिग्रहण। 17 स्टेट के किसान बैलगाड़ी खुद स्वयं रामलीला मैदान दिल्ली में छापा मारे हुए थे कि जमीन नहीं देंगे अपनी, ऐसा कुछ उस समय का सीन था। तो अध्यादेश जो है एक अवसर भी देता है, एक प्रकार से सरकार के हाथ में मतलब अच्छा खासा हथियार है कि अगर संसद में बात नहीं बनती है तो हम अध्यादेश से कर लेंगे।
आप उत्तर प्रदेश में देखिए, कल्याण सिंह सरकार से अध्यादेश जारी हुआ था, नकल विरोधी अध्यादेश। चूंकि इसकी आयु, जैसे ही सरकार आती थी, एग्जाम आता था, नकल विरोधी अध्यादेश जारी हो जाता था। क्या समझे? नकल विरोधी आपने अध्यादेश, कोई कानून बनवाने की जरूरत नहीं, एग्जाम खत्म एक आध महीने में है, छोड़ो, अब आगे क्या करना उस कानून, फिर आएगा फिर कर देंगे। कभी उसको कानून ही नहीं बनाया। अब मुलायम सिंह यादव आते थे तो खड़े होकर पहले शपथ लेने के बाद यही बोलते थे कि आज से ये नकल विरोधी सब खत्म। बस लड़के क्या बोलते थे, खुश। ऐसा चलता था यूपी में, तो हमने देखा है। अच्छा, मैं इसमें लिखाना चाह रहा हूं, लिखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा जारी, लाइन बदल दीजिए, किए गए अध्यादेश का प्रभाव वही है जो अधिनियम का होता है, वही है जो अधिनियम का होता है। ठीक है, आगे लिखें, अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। यदि उसे पारित नहीं कराया जाता है, यदि अध्यादेश को पारित नहीं कराया जाता है, तो वह समाप्त हो जाएगा। और कब तक समाप्त हो जाएगा चेला? उसकी अवधि क्या होगी? लिख लीजिए, 6 सप्ताह लिख लीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, थोड़ा सा लाइन जोड़ लीजिए, संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन करा लेना होगा, अन्यथा यह प्रभाव में नहीं रहेगा। लिखिएगा, राष्ट्रपति किसी समय जारी अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, जारी अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। ठीक है, यह उनकी विधायिका की शक्ति में सह विस्तारी शक्ति है, को एक्सटेंसिव बोल सकते हैं, शक्ति है। लिखिएगा, यदि कोई अध्यादेश ऐसा उपबंध करता है जिससे अधिनियमित करने का क्या लिखा आपने? यदि कोई अध्यादेश ऐसा उपबंध करता है जिसे अधिनियमित करने का अधिकार संसद का अधिकार नहीं है, तो वह शून्य हो जाएगा, वह शून्य हो जाएगा। इस प्रकार किसी अध्यादेश द्वारा, थोड़ी नई बात आपको बता रहे हैं, इस प्रकार किसी अध्यादेश द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 13 के अधीन विधि शब्द के अंतर्गत अध्यादेश भी शामिल है, चर्चा किए हों। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की स्थितियां लिख लीजिए।
शर्तें लिख लीजिए। शर्तें क्या हैं? पहला, संसद सत्र में ना हो। आप भी ऐसे परिच्छेद टाइप अनुच्छेद टाइप का लिख दीजिएगा। संसद सत्र में ना हो, ठीक है। आगे लिखें, राष्ट्रपति को यह समाधान हो, राष्ट्रपति को यह समाधान हो कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि तुरंत कार्रवाई आवश्यक है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करूं कि हमने लिखा दिया कि संसद सत्र में ना हो। आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर संसद दो है, राज्यसभा लोकसभा, एक सदन अगर सत्र में हो तो क्या अध्यादेश जारी कर सकते हैं क्या? क्यों? एक सदन सत्र में हो, एक ना हो, तो क्या अध्यादेश जारी कर सकते हैं? जरा इस पर एक पॉइंट लिख लीजिए, बहुत काम का पॉइंट है, अलग नॉलेज दे देंगे और एग्जाम में भी थोड़ी सहूलियत हो जाए। लिखिए, एक सदन का सत्र में होना अध्यादेश जारी करने के लिए बाधा नहीं होगी। एक सत्र का सदन में होना अध्यादेश जारी करने के लिए बाधा नहीं, अध्यादेश जारी करना कर सकते हैं, क्योंकि विधि बनाने के लिए दोनों सदनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसे आर्टिकल 79 और 111 के साथ देखा जाना चाहिए। संसद 79 111 के साथ देखा जाना। 79 और 111 को पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। इतना लिख दीजिए एग्जाम में, किसे 79 और 111 के साथ देखा ना जाना चाहिए, एग्जामिनर समझ जाएगा, चाहे कम ही जानता हो, चाहे लड़का तो जानता है कम से कम। ठीक है, अभी हम ही को कुछ लिख के दे दीजिए, मान लो हम ही कंफ्यूज हो गए कहीं पे, है ना, तो हम कंफ्यूज हो गए, लेकिन आप बड़े डेडिकेटेड तरीके से बात कहें ना, यार स्टूडेंट तो है, ठीक कहा होगा। अपने कंफ्यूजन को हम आपकी स्पष्टीकरण से दूर कर लेंगे। ये कोई बुराई नहीं है, ये तो है, होता है। एग्जामिनर सारी बात थोड़ी जान रहा है जो कॉपी चेक कर रहा है, कहीं वो भी कंफ्यूज हो गया। हम ही लोग इतनी क्लासेस लेते रहते हैं, कभी कभी आ जाता है वो चीज, अच्छा यार वो ऐसा था। जैसे हम आपको डेट बताने लगे शीत सत्र का, फिर अध्यादेश का सोच रहा हूँ यार डेट क्या रही होगी, फिर बता रहा हूँ अच्छा वहां गए थे सारली आपतों में, तो खैर 14 या 15 ऐसे आक्रमण हुआ था, 12-14 कुछ हुआ था, ऐसे ऐसे सोच रहे हैं। मतलब ये कोई ऐसा तो है नहीं गणतंत्र दिवस है याद रख करके रखना है, अरे हो जाता है। तो अब वो स्टूडेंट ने लिख दिया नवंबर 2015, जब कंफ्यूजन हो ना तो ऐसा लिखा करिए नवंबर 2015, 2015 भी लिख दो, यही तो लिखा पेरिस जलवायु संधि 2015, कहां नवंबर दिसंबर करोगे। शीर्ष सत्र लिख के छुट्टी करो, कौन 23 दिसंबर उस का चक्कर में पड़ता है। मत लिखना ये सब, ये तो तुम लोगों को बताने में थोड़ा याद दिलाता हूँ कई चीजें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं इन चीजों को। तारीख वगैरह छोड़ो, क्या समझो, ज्यादा चक्कर मत पड़ा करो। तारीख तारीख तो क्लर्क लोग दिमाग में रखते हैं, क्लर्क जो दफ्तरी लोग होते हैं, जो ये अकाउंटेंट टाइप का काम करते हैं नीचे के। अफसर तो सिर्फ उसको निर्णय याद रहता है कि मैंने वो पुल बनवाया था, वो बोला था कि इस पे ये काम होगा, कितने किलोमीटर की सड़क थी उसकी चर्चा करेगा, कितना रोड़ी लाए, कितने साइज का रोड़ी लाए, वो सब थोड़ी याद था यार। नेक्स्ट लिखिए, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है। लिखा चुका हूं। तीसरा, लिखें, प्रत्येक अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा, अगले सत्र जो आता है सत्र,
रखा जाएगा और सदन के पुनः समावेत होने की तारीख से, यानी सदन जिस दिन बैठेगी उस तारीख से 6 सप्ताह बीतने पर वह समाप्त हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, नहीं पास कराए पाए गया, जब चला जाता है तो फिर जारी किए, फिर चला गया फिर जारी किए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। ये सब उसकी कंडीशंस है, अप्लाई हो सकती है। अरे भाई, नकल विरोधी अध्यादेश आपने जारी किया, अगले सत्र में आपने पारित ही नहीं करा तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया ना। आपने एक निर्णय लिया, बाकी कहानी खत्म, ऑटोमेटिक खत्म। फिर नकल उकल का आएगा, अगले साल देखेंगे। फिर जारी कर दिया, जारी कर रहे हैं, वापस नहीं ले रहे हैं। वापस तो अपने आप खत्म हो जाएगा जब पारित नहीं करेंगे अगले सत्र। लिखिए, अध्यादेश उन्हीं सीमाओं के अधीन है, उन्हीं परिसीमाओं के अधीन है जिसमें संसद द्वारा पारित विधि है। संसद की पारित विधि और आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश समानांतर हैं, दो पटरियां हैं बराबर की। ठीक, अध्यादेश मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते, शून्य हो जाएंगे। ठीक है, अध्यादेश, एक हेडिंग बनाइए, अध्यादेश की स्थिति और परिस्थिति ऑब्लिक यह कार्यपालिका को अनियंत्रित शक्ति तो नहीं, यह कार्यपालिका को अनियंत्रित शक्ति तो नहीं। ये दोनों बातें हैं इसमें, लिख लीजिए। अध्यादेश कार्यपालिका को आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए दी गई शक्ति है। अध्यादेश कार्यपालिका को आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए दी गई शक्ति, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत कर सकता है। इसमें न्यायालय द्वारा किसी विधि के अविधि मान्य घोषित किए जाने से उत्पन्न परिस्थिति भी शामिल है। आपने देखे होंगे, जब इंदिरा गांधी के टाइम में चले जाइए तो अध्यादेश, या कहा जाए कि जैसे आप गए, कोई बात नहीं बनी, आपने अध्यादेश जारी किया, जिसके निपटारे के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है, जिसके निपटारे के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है। लिखें, स्पेशल बेयर बॉन्ड के मामले में, बियर बॉन्ड बोलते हैं, स्पेशल बियरर बॉन्ड बोलिएगा, बियरर। स्पेशल बियरर बॉन्ड के मामले में संघ सरकार ने अध्यादेश जारी करके काले धन को बैंक में जमा करने वालों को कुछ मुक्ति प्रदान की थी। अध्यादेश को इस आधार पर चुनौती मिली कि यह अवैध तो नहीं पर अनैतिक है।
ठीक है। अनुच्छेद 123 के अधीन राष्ट्रपति को यह आकस्मिक परिस्थितियों के निपटने के लिए है, परंतु अस्पष्टता, मनमाना प्रयोग, भी इसका हिस्सा रहा है। अनुच्छेद 21 के अधीन अध्यादेश विधि शब्द के अनुच्छेद 21 के अधीन अध्यादेश विधि शब्द के अर्थ के अंतर्गत सम्मिलित लाइन बदल दें, किसी भी विश्व के किसी भी लोकतंत्र में या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कार्यपालिका को ऐसी शक्ति प्रदान या कार्यपालिका को ऐसी शक्ति नहीं प्रदान की गई। विश्व के किसी भी लोकतंत्र में कार्यपालिका को ऐसी शक्ति नहीं प्रदान की गई है। आर्टिकल 123 के तहत जारी इस व्यवस्था पर कई वाद विवाद हैं और यहां तक कहा गया है यह अलोकतांत्रिक है, साथ ही कार्यपालिका को अनियंत्रित भी करता है। यह परिस्थितियों पे कम, दुरुपयोग पर अधिक जोर देता है। यह परिस्थितियों पर कम, दुरुपयोग पर अधिक जोर देता है। हालांकि इसके बचाव पक्ष भी हैं। दृष्टिकोण यह भी है कि इसके बचाव पक्ष हैं। दृष्टिकोण यह भी है कि शीघ्रतम कार्रवाई के लिए कार्यपालिका के पास क्या है। शीघ्रतम कार्रवाई के लिए कार्यपालिका के पास क्या है। बिना कानून का शासन कैसे होगा। बिना कानून के शासन कैसे होगा और कानून के लिए लंबे समय तक इंतजार करना मुश्किल हो तो अध्यादेश जरूरी है। मुश्किल हो तो अध्यादेश जरूरी है। अब अगला सत्र आएगा तो होगा, जरूरत अभी है। संदर्भ यह भी है, तो क्या अनुच्छेद 123 जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, अनुच्छेद 123 जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, क्या उसे आकस्मिकता के लिए माना जाए। संविधान ऐसा ही इशारा करता है। संविधान ऐसा ही इशारा करता है, परंतु सरकारों ने इसे अपनी सुविधा समझ लिया है। सरकारों ने इसे अपनी सुविधा समझ लिया। इसका उदाहरण इस बात से देखा जाए
कि बिहार प्रांत में 1967 और 181 1967 और 1981 के बीच राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है, मैं स्टेट की बात किया, के बीच 256 अध्यादेश जारी किए गए। 256 अध्यादेश जारी किए। यानी कि विधानमंडल में बिना अनुमोदन के 14 साल तक अध्यादेश से काम चलाया गया। 14 वर्षों तक अध्यादेश से काम चलाया गया, जो इसके अनियंत्रित होने का पूरा प्रमाण है। हालांकि यह असंवैधानिक नहीं है, परंतु अनैतिक तो है। यह असंवैधानिक नहीं है, परंतु अनैतिक तो है। थोड़ी देर के लिए अनैतिक भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए माना जाए कि अनैतिक भी नहीं है, तो क्या प्रांत विशेष में 14 सालों तक आकस्मिक परिस्थिति ही बनी रही? आकस्मिक परिस्थिति ही बनी रही, जिसमें प्रति माह की दर से 18 अध्यादेश जारी किए गए। प्रति वर्ष की दर से 18 अध्यादेश जारी किए। फिलहाल लाइन बदल दीजिए। अध्यादेश परिस्थितियों पर निर्भर व्यवस्था है। इसके दुरुपयोग की संभावना संघ राज्य दोनों स्थानों पर रही है। साथ ही इसका प्रयोग भी ठीक तरीके से किया गया है। जो ठीक काम के लिए लाया गया वो किया ही गया, ठीक तरीके से किया गया। मगर यह पूरे प्रमाण से नहीं कहा जा सकता कि अध्यादेश केवल हितों को सुनिश्चित करने की कारण लाए गए, केवल हितों को सुनिश्चित करने के कारण लाए गए, न कि इसमें कोई राजनीति थी, न कि इसमें कोई राजनीति थी। ये आप समझा दिया आपने। अनियंत्रित है, परिस्थिति है, चाहे जैसा है, उच्चतम न्यायालय बिहार यहां वहां सब कर लिया आपने। अब इसी में अपना एक टिप्पणी टाइप का बना लीजिएगा। अब हम आएंगे बेटा क्षमादान की शक्ति में। चलिए लिखिए क्षमादान की शक्ति। बता दिया इसमें, अध्यादेश वगैरह बता दिया। अब आ जाइए क्षमादान की शक्ति में। और हम काफी हो गया, अध्यादेश की जानकारी आपको मिल गई है, इसमें लिख लेंगे। अब आप लिखिएगा क्षमादान की शक्ति में आ जाइए। इसमें लिखिएगा आर्टिकल 72 की बात करेंगे। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, और आजकल देखे होंगे बड़ा केसेस वोसेस रहते हैं, राष्ट्रपति सब जानते हैं आप। हम थोड़ा सा उसको विवेचित कर देते हैं कि लिखेंगे कैसे, या इसको प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से कैसे ढल जाएगा, कैसे लिखेंगे, उस पर एक दृष्टि डाल देते हैं। तो ये जो है खत्म हो जाएगा, तो इसको खत्म ही कर देते हैं, क्योंकि 6 की वादा किए थे। टाइम तो वैसे हो रहा है, लेकिन इसको खत्म ही कर देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। लिखिए अनुच्छेद 72 को, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को
किसी अपराध के लिए दोष, सिद्ध दोष वर्ड होता है। किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहरा दिए गए किसी व्यक्ति के दंड को, नंबर 1, किसी व्यक्ति के दंड को नंबर 1 क्षमा, माफ कर देना। प्रतिलंबन, प्रतिलंबन को रिप्रिवेस बोलते हैं। वैसे अंग्रेजी वाले लिख सकते हैं REPIEVES, रिप्रिवेस। विराम, नेक्स्ट है विराम। विराम का मतलब होता है रेस्पिटिस, क्या बोलेंगे, रेस्पिटिस, RESPITES। और परिहार, रिमिशंस बोलते हैं इसको, परिहार, करने की या, नीचे फिर लिखे दंडादेश के निलंबन, लिख लीजिएगा निलंबन, कामा परिहार, रिमिट, रिमिट लिख लीजिएगा, या लघुकरण, कॉमिट, लघुकरण को लिखिएगा कॉमिट, COMMUTE की शक्ति देता है। और क्षमादान की शक्ति निम्न मामलों में प्राप्त है। मुझे लग रहा है कि क्लास ओवर करते हैं, इसके आगे थोड़ा लंबा लगेगा, आधा घंटा करीब पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्षमादान की शक्ति भी अनियंत्रित नहीं है। इस पर भी टिप्पणी लिखाऊंगा, क्षमादान की शक्ति बताऊंगा, फिर इसको भी अनियंत्रित नहीं है ये भी बताऊंगा, फिर उसके बाद संवैधानिक स्थिति राष्ट्रपति की बताऊंगा 44वें संविधान संशोधन के साथ। तब जाकर के ये 2-3 टिप्पणी और लिखाऊंगा, तब आपका ये काम होगा। उसके बाद तब आएंगे हम लोग मंत्री परिषद, ये राष्ट्रपति। असल में किताबों में जैसा लिखा होता है, छोटे छोटे गाइडों में लिखा है, छोटे छोटे हेडिंग डाल के, उससे बेटा बात बनती नहीं, जब तक कि कंसेप्ट पूरी तरह से ख्यालों में ना आ जाए। कंसेप्ट अगर आपके ख्यालों में बह रहा है तो आप जान लीजिए कि वो कभी, वो पानी जो है कभी मतलब निर्मल ही रहेगा। इसलिए कंसेप्ट बहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको जल्दबाजी में ना किया जाए, क्योंकि इसमें 20-25 मिनट लगेंगे तो 10 बज जाएगा। और अभी अगली क्लास हम लोग करेंगे, तो विराम ले लेते हैं यहाँ, है ना। कोई क्वेश्चन है तो बात कर लेते हैं, अदरवाइज विराम।